Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. It's our vocabulary day today, and we are going to study our words from 81 to 100. And these words are the part of our syllabus of STARS E5 test to be scheduled perhaps after first accumulative. If you could remember, in the start of our MDCAT session, I told you one thing, that MDCAT is the game of challenges. कदम कदम पे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और सबसे जो शुरू में इम्पोर्टेंट चैलेंज था वो ये था कि MDCAT इंग्लिश में हमें एक घोड़े को 3 ट्रैक्स पे दौड़ाना सीखना था. हमें ग्रामर को भी साथ लेके चलना था, वोकैबुलरी को भी, और साथ इंटरमीडिएट की बुक्स को भी. और जैसे ही बातें हुई हैं, हमने चीज़ें कंप्लीट की हैं, तो अब हम आसानी से एक स्केड्यूल में आगे हैं कि कैसे इन चीज़ों को एक दिन में हम डे टू डे बेसिस पे आगे बढ़ाएंगे. और हमारा ये वाला मसला काफ़ी सारा अच्छे तरीके से हमने इस चैलेंज को ओवरकम किया. अब है हमारे पास जो इस मोमेंट में जो चैलेंज है वो ये है कि हमने फर्स्ट एक्यूमुलेटिव जो आ रहा है नेक्स्ट, उसको भी प्रिपेयर करना है और साथ E5 के सिलेबस को भी आगे बढ़ाना है. तो आपके एक्यूमुलेटिव का जो एक मैं बात बता दूं कि पढ़ाई के बाद अगर आप 100 मिनट्स लगा के एक चीज़ को लर्न करते हैं तो उसको रिवाइज़ करने में 1 मिनट लगता है. और जब टेस्ट प्रिपरेशन होती है तो वो लर्निंग नहीं होती, वो प्रिपरेशन होती है, वो रिवीजन होती है, और इसलिए कम से कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा कुछ रिवाइज कर सकते हैं. तो टेस्ट प्रिपेयर करना कोई मसला नहीं होता, अगर बशर्ते के बंदे के पास थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रॉपर उसने लेक्चर लिए हों, पहले का टाइम अच्छा गुजारा हो, तो टेस्ट प्रिपेयर करना एक क्या कहते हैं वो बहुत बच्चों वाला काम है. अब है जी हमारे पास जो दूसरी चीज़ है E5 में, हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आर्टिकल को कंप्लीट करने के बाद अब हम वोकैबुलरी पे आ रहे हैं, और कल के लेक्चर में हम बुक रीडिंग करेंगे, और इसलिए अपने आप को E5 के साथ भी अटैच रखेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, कि टेस्ट के लिए सेपरेट टाइम आपके पास है प्रिपेयर करने के लिए, और ये जो डेली के स्केड्यूल है इसमें आपको डेली के जो टास्क हैं उनको आपको मीट करना है हर सूरत में. और इसमें डाउन हार्टेड नहीं होना, इसमें कभी भी दिल नहीं छोड़ना, बल्कि जितनी मेहनत जैसे बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़नी चाहिए हमारी गाड़ी की, हमारे ऊपर लोड अगर ज़्यादा पड़ रहा है तो वो भी हमें अपने आप को अकोमोडेट करना है, बल्कि ये नहीं करना कि भाग जाना है वहाँ से, बल्कि काम में लगन के साथ उसको कंप्लीट करना. सो जी, वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट वर्ड ऑफ MDCAT इंग्लिश फॉर टुडे, वर्ड नंबर 81. व्हाट द पिक्चर रिफ्लेक्ट्स यू. सबसे पहली बात ये, पिक्चर से तो बहुत कुछ पता लग रहा है, उर्दू का मीनिंग भी सारा कुछ बता रहा है, तो आने वाला जो वर्ड है उसका तो इस्तकबाल हमने पहले ही कर दिया कि भी क्या आ रहा है, उसके लिए हम पहले ही हमने रेडी हो गए कि वर्ड है इंसिनुएटेड. इंसिनुएट का मतलब है समझाना, इंस्टॉल करना, इम्प्रेस करना, किसी में कोई बात किसी को इनकारनेट नहीं है बल्कि इनकलकेट है. इनकलकेट करना इनकारनेट होता है, किसी चीज़ को एम्बॉडीमेंट और किसी को एवटार करके बॉडी की शक्ल में एक चीज़ को लेके आना, पर्सोनिफिकेशन को कहते हैं इनकारनेट, फिजिकल फॉर्म में एक चीज़ को लेके आना. लेकिन इनकलकेट है जिसका मतलब ये बनेगा इंसिनुएट का, किसी को इम्प्रेस करना, किसी में कोई नई बात इंस्टॉल करना, बात समझाना, इशारा करना, सिंगल आउट करना, सिग्नल देना, एक चीज़ की तरफ समझाने के लिए इशारा करना. तो ये मीनिंग इसके हैं ओवरऑल. अब ये जब मीनिंग आप समझ जाते हैं तो फिर उसको प्रॉपर फिनिश कैसे देते हैं, सेंटेंसेस के साथ जुड़ के देते हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है. तो जो 2 बातें वोकैबुलरी में हमने 80% और 20% करके डिवाइड की हुई हैं, कि 80% हमारे पास एक वर्ड की सेंस को गेन करना है, उसको एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ पे भी जिस कॉनोटेशन के साथ वो सोशल कॉनोटेशन के साथ अप्लाई होता है उसको चेक करना है, और उसके बाद फिर लास्ट 20% में हमने सिनोनिम्स उसके प्रिपेयर करने हैं. तो ये हमारी पूरी थ्योरी थी वोकैबुलरी की, जिसमें हम 2 स्लाइड्स पे हर वर्ड को लेके चलते हैं. फर्स्ट स्लाइड में तो ये हमारे पास ये सारा कुछ होगी बात, मैंने एक्सप्लेन भी कर दी, और बाकी आप सेंटेंसेस पढ़ लेंगे. मैं भी थोड़ा एक सेंटेंस देख देता हूँ. ही इंसिनुएटेड दैट आई वाज लाइंग. उसने ये समझा कि जैसे मैं झूठ बोल रहा होता हूँ. तो इस तरह करके समझने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, और फेवर लेने के लिए भी होता है, स्पेशली अ प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंस और फेवर. तो ये बाद में इसका दूसरा मीनिंग पढ़ के सेकंड सेंटेंस को भी देख लेंगे, तो ये बहुत इजीली आपको पिक हो जाएगा. जैसे कि शी इंसिनुएटेड हर राइट हैंड अंडर हर हस्बैंड्स आर्म. इतनी आसान बात है. तो इंसिनुएट का मतलब अब सेकंड वाला हो गया कि to introduce yourself gradually and cunningly into a position, especially a place of confidence or favor.
फेवर, तो फेवर और कॉन्फिडेंस लेने के लिए जो आप पोजीशन अडॉप्ट करते हैं, जो आप एक बात को समझने के लिए, समझाने के लिए जो आप अपने आप को जिस पोजीशन पे लेके आते हैं, वो आप इंसिनुएट कर रहे हैं खुद को या किसी और को, ये इसका दूसरा मीनिंग है। लेकिन जो पहला पॉपुलर मीनिंग है वो यही है, टू हिंट एट समथिंग और सजेस्ट इट इनडायरेक्टली एंड ग्रेजुअली, किसी को कोई बात स्लो स्लो समझाना, जो पिक्चर से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर किसी ने ये मूवी देखी है तो। इंसिनुएट याद रखना है। इसके सिनोनिम्स आगे इम्प्लाइड, और एक वर्ड के मीनिंग को जब फ़र्ज़ कर लिया जाता है, किसी को कोई बात बताई जाती है तो इम्प्लाइड उसको बोला जाता है। इशारा करना सजेस्टेड है, हिंटेड है, इंटीमेटेड है, इन्फॉर्म करने को कहते हैं। विस्पर्ड है, किसी कान में कोई बात बताना चुपके से, तो एल्यूड है और ये बात मेंशन करने के लिए यूज़ होती है। तो ये बात आसान है। इंसिनुएटेड ज़्यादा लंबी बात कर दी हमने क्योंकि हम पहले वर्ड को ज़्यादा टाइम देते हैं, बाकी हमारी गाड़ी चूँकि वार्म अप एक्सरसाइज भी हो जाती है साथ ही, और गाड़ी हमारी ट्रैक पे आ जाती। फिर हम स्पीड बढ़ाते हैं, और स्पीड में बढ़ाने में बहुत सारे जो लोग हैं वो फिर कंप्लेंट्स लेके आ जाते हैं, सर की स्पीड बहुत ज़्यादा। तो भाई स्पीड ज़्यादा तो अपनी स्पीड बढ़ाएं, मैं क्यों अपनी स्पीड कम करूं। तो अपने लिए अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एकोमोडेट करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी होती है जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं। अगर अपर लेवल पे जाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो उसी हिसाब से अपने आप को एक्टिवेट करेंगे। सो जी, ये वर्ड है। वर्ड पे तो बाद में जाते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट देखें ना कितना प्यारा है। ये रोड्स हैं और वो कैसे क्रिस क्रॉस और ब्रिजेस एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो ये जो काम किया गया ये बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया, इंटेंटली किया गया ना, इंटेंशन के साथ, प्लानिंग के साथ, प्री मेडिटेटेड जॉब है। पहले सोच समझ के, पहले बैठ के सोचा गया है, फिर उसके बाद जिसको डेलिब्रेशन कहते हैं, उसके बाद इसको काम को किया गया है फिजिबिलिटीज़ बना के। तो सोच विचार के बाद किया गया अमल क्या कहलाता है? इंटेंटली। ये मैनर है एक्टिविटी का, इसलिए एडवर्ब है, एल भी लगा हुआ है, तो इंटेंशन नाउन होता है। तो अटेंटिवली, केयरफुली और बहुत ज़्यादा स्टडीली कोई काम किया जाए, और ऑब्जर्वेंटली किया जाए, सर्कमस्पेक्टली किया जाए, कीनली किया जाए, तो इंटेंटली होगा। इसका मतलब कि उसके साथ आपका पहले से जोश और जज्बा जुड़ा हुआ है और उसको प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। इसके आपने सेंटेंसेस पढ़ लेने हैं, बच्चों वाला वर्ड था, इतना लाइफ में यूज़ भी करते हैं हम। ही सैड वेरी इरेक्ट लिसनिंग इंटेंटली, टीचर की बात को सुनने के लिए आप ऐसे बिल्कुल रेडी खड़े हैं और बात सुन रहे हैं, और इंटेंटली सुन रहे हैं, प्लानिंग के साथ सुन रहे हैं। ऐसे नहीं सुन रहे कि साथ कोई और काम भी चल रहा हो और साथ ये हेडफोन भी आपके लगे हों, तो वो काम इंटेंटली नहीं होगा और उसकी आपको समझ भी नहीं लगेगी। और इस तरह द चाइल्ड स्टेयर्ड इंटेंटली एट हर, बहुत आसान। अटेंटिवली, रैप्टली और स्टेडफास्टली और अलर्टली, केयरफुली, वर्ड कौन सा? इंटेंटली। सोच विचार के बाद किया गया अमल, याद रखना है। ओहो, एक पर्सन है, मेहनत करें, कहाँ पे मेहनत करें? इंडस्ट्री में किसी जगह पे काम करें, तो वर्ड इंडस्ट्री है और उसके मतलब दो हैं। इंडस्ट्री का तो एक मतलब तो वही फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपने इंडस्ट्री लगाई है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहते हैं और कंस्ट्रक्शन यूनिट को कहते हैं। ये बाकी मीनिंग पहले वाले मतलब में यही है, जिस जो इंडस्ट्री, जैसे आप मिल को कह देते हैं, आप किसी फैक्ट्री को कह देते हैं, ये पहला वर्ड वो है। और दूसरा इसका वर्ड है जो मेहनत को क्या कहा जाता है, जो डिलीजेंस को कहा जाता है, या डिलीजेंट लिख दिया जो कि थोड़ी सी मिस्टेक है, ये एडजेक्टिव बना के लिख दिया, हालांकि नाउन है तो नाउन आना चाहिए, या डिलीजेंस आना चाहिए। डिलीजेंट होता है मेहनती और वो एडजेक्टिव है, और इसीलिए यहाँ इंडस्ट्रियस होता तो यहाँ पे डिलीजेंट ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो कि इंडस्ट्री नाउन है तो इसलिए यहाँ पे भी डिलीजेंस आएगा। और हार्ड वर्क को कहते हैं, मेहनत को कहते हैं, तो इसलिए ये दूसरा मीनिंग हो गया। डेक्सटेरिटी को कहते हैं, डेक्सटेरिटी हमारा पुराना एमडीकैट वर्ड है, क्योंकि डेक्सटेरिटी राइट हैंड को कहते हैं, और मेहनत और जो हमारे अच्छे कामों का ताल्लुक राइट हैंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए राइट हैंड को हम डेक्सटेरिटी के साथ जोड़ के मेहनत के साथ जोड़ देते हैं। तो इंडस्ट्री का सिनोनिम ये याद रखना है। आगे सिनोनिम्स अभी आ जाएंगे, ये पढ़ लीजिएगा, सेंटेंसेस बहुत आसान है, बुक से पढ़ लीजिएगा, आसानी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहते हैं, बिजनेस को कहते हैं, कॉमर्स को कहते हैं, फैब्रिकेशन एक चीज़ को डेवलप प्रोड्यूस करना, वेंचर होता है, जिस तरह बिजनेस में वेंचर्स होते हैं और वो जो पार्टनरशिप्स होती हैं वो वेंचर्स कहलाती। तो इंजीनियरिंग को कहते हैं, तो वो हमारा मीनिंग हो गया इंडस्ट्री वाला, जो फैक्ट्री को कहते हैं। लेकिन अब दूसरा मतलब है एसिडुअसनेस, डिलीजेंस, मेटिकुलसनेस, अटेंटिवनेस, केयरफुलनेस, मेहनत के साथ दूसरा मीनिंग जुड़ा हुआ। नाकाबिले बर्दाश्त, आजकल की गर्मी, जिस तरह हम लोग मम्मी डैडी बच्चे तो बहुत ज़्यादा बेचारे होंगे बुरे हाल हुए होते हैं थोड़ी सी भी गर्मी आ जाए तो, लेकिन इंसान को हर चीज़ हर माहौल में एडजस्ट करना अल्लाह पाक ने ये सलाहियत दी है। तो रोने पीटने की बजाय आप थोड़ा अपनी जो टॉलरेंस है उसको हायर लेवल पे ले जाएं, तो इनटॉलरेबल कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम जो है एक चीज़ को इनटॉलरेबल बना देते हैं अपने रवैयों से। तो सो बैड, डिफ़िकल्ट टू एंड्योर, जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके। कितना बचपन से पढ़ा जाने वाला वर्ड है टॉलरेंस, और उसका वो नाउन है, और टॉलरेबल एडजेक्टिव बनाएंगे, उस टॉलरेबल एडजेक्टिव को फिर एंटोनिम बनाएंगे तो इनटॉलरेबल लगेगा, कोई बात मुश्किल नहीं है। तो द कॉन्स्टेंट पेन मेड हर लाइफ इनटॉलरेबल, और दे फेल्ट दिस वुड पुट इनटॉलरेबल प्रेशर ऑन देम। सेंटेंसेस पढ़ें, फिट करें और मीनिंग समझें। तो अनएक्सेप्टेबल को कहते हैं, ओवर पावरिंग को कहते हैं, जो चीज़ बहुत ज़्यादा और आप जिसकी पावर को के नीचे दब रहे हों उसकी वजह से बोला जा रहा है। इनसफरेबल है, और क्या जी, अनबेरेबल है।
सफ़रेबल मतलब पता है हमें, सफ़र कहते हैं उसको क्या, पेन को कहते हैं सफरिंग जिस तरह बोलते हैं हम, उर्दू वाला सफ़र और है, इंग्लिश वाला सफ़र और है। तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा है जी हमारे सामने, हाँ जी, इम्परसेप्टिबली। पिक्चर से देखें क्या लग रहा है आपको, कोई बंदा किसी का ना पर्स निकाल रहा है किसी के पॉकेट से, कोट पॉकेट से, और उसको पता नहीं चल रहा, तो पता लगाए बगैर कोई काम हो जाए तो वो होता है इम्परसेप्टिबली। परसेप्शन होता है ना एक चीज़ को परसीव कर लेना, पता लगा लेना कि ये हो रहा है। इम लग रहा है, वर्ड एंटोनिम बन गया इम्परसेप्टिबली, पता लगे बगैर। तो इसके सिनोनिम्स भी बड़े आसान है, वेरी स्लाइट और ग्रेजुअल, इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू परसीव बाय द माइंड और सेंसेस इन एन इम्परसेप्टेबल मैनर, पता लगे बगैर। द डे लाइट फेडेड ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली इनटू नाइट, ये जिस तरह शाम का मंजर होता है, एक बंदा अपने ही ख्यालों में मदहोश हो और पता ही ना चले कि शाम जो है रात में बदल गई है। तो द डिजीज़ डेवलप्स ग्रेजुअली एंड इम्परसेप्टिबली, कि बहुत सारी डिजीज़ होती हैं उनका हमें पता ही नहीं लगता और वो बगैर पता लगे हमें हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता एक शदीद किस्म के, जैसे कैंसर्स होते हैं स्लो स्लो बढ़ते हैं, और कैंसरस पार्ट्स जो होते हैं वो पहले मामूली सा उनमें डैमेज आता है, फिर ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, वर्ड कौन सा, इम्परसेप्टिबली, और परसेप्टिबली इसका एंटोनिम हो जाएगा, समझ बूझ के साथ कोई काम हो रहा हो तो परसेप्टिबली होता है, और इम लगने से वर्ड एंटोनिम हो गया, वेगली और इनविजिबली के साथ जुड़ गए ये सिनोनिम्स। ये जजमेंट मेरा वर्ड लग रहा है मुझे, जजमेंट कहते हैं फैसले को, डिसीजन को कहते हैं, और यूज़ ऑफ जो विजडम है उसको भी कहते हैं, और प्रूडेंस जिस तरह हमारा वर्ड है। तो लीगल वर्डिक्ट को कहते हैं ऑब्लिगेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वर्डिक्ट डिसीजन ऑन डिस्प्यूट मैटर, कोई भी फैसला कर दिया जाए, जजमेंट कहलाता है। डिसर्नमेंट कहते हैं विजडम को, और फिर ये डिवाइन पनिशमेंट भी ये सिनोनिम आगे इसके, और ये पहले मीनिंग एक्सप्लेन कर दिए, सिनोनिम बाद में आएंगे। द जजमेंट सेट अ न्यू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एग्जाम्पल को कहते हैं, ये प्रेसिडेंट सदर साहब नहीं है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कहते हैं एग्जाम्पल को। आई हैव एब्सोल्यूट फेथ इन हिज जजमेंट, कि किसी के फैसले पे आपको पक्का यकीन है, जैसे पंचायतें होती हैं छोटे इलाकों में, तो वहाँ पे बड़े जो होते हैं वो फैसले करते हैं। तो डिसर्नमेंट है, एक्यूमेन विजडम को कहते हैं, श्यूडनेस विजडम को कहते हैं, एस्ट्यूटनेस विजडम के लिए, पर्सपिकेसिटी वर्ड है हमारे पास, पर्सपिकेशियस होता है ना विजडम, तो विजडम और जो इंसाइटफुलनेस है उसको कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन है, एक चीज़ को दिमाग लगा के सोचना, डिफरेंस करना, डिफ्रेंशिएट करना, वैसे होता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन उसके लिए अक्ल इस्तेमाल होती है, उसके लिए आपको बारीक बीनी से एक चीज़ को जज करना पड़ता है। प्रूडेंस है, कैनीनेस है, थोड़ी सी चालाकी भी आ गई क्योंकि दिमाग का जो इस्तेमाल है, तो इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है जी हमारे पास, जुडिशियल लग रहा है मुझे, हाँ जुडिशियल, कानूनी, लीगल, और समझबूझ से भरपूर, विजडम से भरपूर, उसी तरह विजडम यहाँ पे फिर वापस आ जाएगा। तो फुल ऑफ सगेस्टी है, सेंसिबल है, फुल ऑफ ऑफिशियल एंड लीगल पावर है, और रिलेटेड टू कोर्ट है, इसको कहते हैं जुडिशियल। द केस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ताहिर टेक्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिज फादर, कोई ऐसे हो जाता है जो कि बहुत गलत बात की है उन्होंने, हालांकि बैठ के पाँव में पड़ जाना चाहिए था अपने अब्बू के। तो लीगल, जुडिशरी, जुडिशियल, ज्यूरिडिक्टरी, फोरेंसिक और ज्यूरिडिक्टिव और ऑफिशियल, इक्विटेबल, पॉन्टिएबल, ये पॉन्टिफिशियल, ये सारे याद रखने। और जिसको नहीं कहते लेजिस्लेटिव कहते हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, तो लीगलिस्टिक भी लिखा हुआ है, तो ये सारे मजिस्ट्रियल भी लिखा हुआ है, जो मजिस्ट्रेट नहीं होते मजिस्ट्रेट से, तो मजिस्ट्रियल लिख दिया है। तो सारे सिनोनिम्स हैं इसके, एक दफ़ा सबको देखेंगे तो उस असल मतलब के साथ बात और ज़्यादा तवानाई के साथ जुड़ जाएगी कि रियल मीनिंग इसका क्या है। ये देखें कितनी खूबसूरत पिक्चर है। अब अपनी वो मम्मा ने उनको बच्चे को उठाया हुआ है, तो वो हमें लगता है जैसे बहुत कोई जुल्म हो रहा है, हालांकि वो बड़े ही प्यार से उन्होंने उठाया हुआ है। तो किंडर्ड कहते हैं किसको, जो फैमिली हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको किंडर्ड कहते हैं, और बच्चों के लिए जो स्कूल्स होते हैं उनके नाम भी इसी तरह डाल दिए जाते हैं। क्लोज टू समबडी और समथिंग एल्स बिकॉज ऑफ सिमिलर क्वालिटीज़ और इंटरेस्ट्स, इसको किंडर्ड कहते हैं। और फैमिली में भी जब हमारे रिलेटिव्स हैं वो सारे हमारे किंडर्ड हैं, जिसको किथ एंड किन भी हमने पढ़ा हुआ है इडियम में। तो मोस्ट ऑफ हिज किंडर्ड स्टिल लिव इन आयरलैंड, और इंग्लिश एंड डच आर किंडर्ड लैंग्वेजेस। किंडर्ड लैंग्वेज का मतलब बिलोंगिंग टू द सेम रीजन, इस वजह से यहाँ पे किंडर्ड लिखा हुआ है। चूँकि लैंग्वेजेस हैं इसलिए दा भी नहीं लगा हुआ दोनों के साथ, और अगर इनसे नेशंस रेफर करवाना चाहेंगे तो इन दोनों के साथ दा लगा देंगे, तो कौम बन जाएगी, फिर प्लूरल वर्ब आ जाएगा, पड़ी हुई बातें। तो इंट्रिंसिक है, और जो लिनेज हमारा पुराना एमडी कैट वर्ड होता था, लाइन और एज, इस तरह मैं पढ़ाता था कि ज़िंदगी के पीछे को जो लाइन है, जिसको शजरा नसब कहते हैं, लिनेज बोलते हैं, तो अलाइड है, अट्रैक्टिव और करस्पॉन्डिंग जो पीछे से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो हमारे पास किंडर्ड कहलाती हैं, ख़ानदानी रिश्ता में मुंसलिक। ओके जी, वाह, GF-17 थंडर, महारत, काबिलियत और सलाहियत का मुंह बोलता सबूत। और ये वर्ड है हमारे पास नैक, नैक कहते हैं टैलेंट को,
An easy and smart way of doing something or handling a problem is called knack. तो टैलेंट होता है, काबिलियत होती है, सलाहियत होती है. Some people seem to have a knack for making money. He had the unhappy knack of making enemies in the party. बहुत आसान बात. और aptness, capacity, expertness, skillfulness, talent, capability और adroitness, skill और dexterity, wisdom और skill और उसको कहते हैं, मैंने अभी कहा था dexter right hand को कहते हैं, ये हमने इंडस्ट्री में बात करते हुए कहा था. तो dexterity उसी तरह काबिलियत और मेहनत के साथ जुड़ गया. proficiency, technique, method, trick को कहते हैं. वर्ड कौन सा वर्ड आ गया? knack, KNAC, knack. याद रखेंगे, आसान था. ये क्या लग रहा है? ये तो एक कोई टैंक लग रहा है जिसको छुपाने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर झाड़ियाँ लगा के. तो किसी चीज़ के वकूफ़ पज़ीर होने का इम्कान क्या कहलाता है? लाइकलीहुड कहलाता है. दूर से तो नहीं पता लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये तो टैंक आ रहा है. तो फिर आप जो है वो उसी हिसाब से. डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, एक चीज़ के वकूफ़ पज़ीर होने का इम्कान. उर्दू भी लिख दी तो और क्या क्लियर करने की ज़रूरत पड़ गई है? फिर कॉन्सेप्ट मिला, सेंटेंसेस पढ़ें. देयर आर क्या लिखा है? देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड दैट शी विल बी एबल टू हेल्प अस. कोई इम्कान है कि जी उसने आप उससे पैसे मांगे, वो पैसे आपको दे दे. तो जिससे पैसे मिलने का इम्कान होता है तो उस वाला फ़िक्रा लिखा हुआ है. हिज लेटेस्ट डिस्प्यूट ग्रेटली इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ अ स्ट्राइक. लो जी, फड्डे से फिर स्ट्राइक हो जाएगी, तो इस वजह से इम्कान यही है. लड़ाई से फिर ये होता है कि और मसले पैदा हो जाते हैं. तो वर्ड हमारे पास है लाइकलीहुड, किसी चीज़ के वकूफ़ पज़ीर होने का इम्कान. प्रोबेबिलिटी जो कॉमन बोला जाता है. फिजिबिलिटी जो कि एक चीज़ के काम करने से पहले जो पेपर वर्क होता है वो उसकी फिजिबिलिटी होती है. और ये हमें लग रहा है जैसे बचपन में हम गेम्स खेला करते थे इसी तरह कागज़ पे बना के. तो चूहे बिल्ली को हमने जो है ना वो क्या करना होता था, चूहे को दूसरी साइड पे पहुंचाना होता था, या कुछ और भी गाड़ी वगैरह बना लें, कुछ भी बना लें. तो लेब्रिंथ कहते हैं भूल भुलैया को. इस किस्म की जो गेम खेलते थे. मेज़ बोलते हैं उसको, MAZE, मेज़. अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ क्रिस क्रॉसिंग और कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस, टनल्स और पाथ्स इन विच इट वुड बी ईजी टू बिकम लॉस्ट, उसको कहते हैं हम लेब्रिंथ कहते हैं. दूसरा मीनिंग, समथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड लेब्रिंथ. तो फाइनली, through a labyrinth of corridors, she found his office. Okay. He wandered through the labyrinth of the alleyways, गलियों में से उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, उधर वॉन्डरिंग करने लग गया. और वो वॉन्डर खुद ही आवारा तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, मतलब ये कि वो गुम सा गया उन रास्तों में कि किधर को जाना है उसको समझ नहीं आई. तो टेंगल, हम आगे वर्ड पढ़ेंगे, हमारा MD कैट वर्ड है टेंगल. एक चीज़ में अपने आप को गुत्थी सा हो जाना, एक चीज़ में ट्रैप हो जाने को टेंगल कहते हैं. टेंगल वर्ब है और टेंगल्ड भी हमारा वर्ड है. दो वर्ड एक ही वर्ड से बने हुए हैं, टेंगल और टेंगल्ड. और एक चीज़ में ट्रैप हो जाने के लिए टेंगल्ड यूज़ होता है. वो चीज़ जो एक जगह पे ट्रैप हो जाए, फंस जाए, नॉटेड हो और उसको समझ ना आए कि किधर जाना है, वो टेंगल्ड होगी. तो परप्लेक्सिटी हमने पहले पढ़ा हुआ है, डिफ़िकल्ट के लिए काफ़ी दफ़ा बात की है हमने कि एसोटेरिक और एक्सोटेरिक में डिफरेंस ड्रॉ करते हुए जब हमने कहा था कि जो एसोटेरिक है ESOTERIC वो परप्लेक्सिंग चीज़ होती है, और ESO और EXO में फ़र्क है. एसोटेरिक का मतलब है डिफ़िकल्ट और एक्सोटेरिक का मतलब है आसान. तो ये एंटोनिम्स बना के भी हम चीज़ों को याद कर सकते हैं. वोकैबुलरी का तो एक यही गेम है ना सबसे मज़े की, कि एंटोनिम्स हैं, क्लूज़ हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रीपोजिशनल नाउन फ्रेजेस हैं. इस तरह करके हर चीज़ को जो आज तक हमने पढ़ी होती है वो हमारे लिए क्लू बनती रहती है. पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म में फ़र्क क्या है, और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में फ़र्क क्या है. इसी तरह बहुत सारे हम पेयर्स बना के आसानी से चीज़ों को कवर कर लेते हैं. तो स्नैरल है, हैंक है, वेब है. वेब कहते हैं जाले को, तो वो जाला एक भूल भुलैया सी होती है, मकड़ी का जिस तरह जाला होता है. बाकी आप याद रखेंगे, इनको पढ़ेंगे तो अच्छे से. लो जी, वज़ीराबाद जंक्शन आ गया, जिन्होंने उतरना है उतर जाएं. हाँ जी, वर्ड है जंक्शन. जंक्शन हमारे पास ट्रेन पे ट्रैवल करें तो बहुत सारे जंक्शंस आते रहते हैं रास्ते में. हर जो स्टेशन है वो जंक्शन नहीं होता, क्योंकि जंक्शन वो है जहाँ से एक से ज़्यादा साइडों को ट्रेन ट्रैक मुड़ जाता है, या जहाँ से एक से ज़्यादा ट्रैक्स वाला ट्रेन ट्रैक आगे मर्ज करता है, वो जंक्शन है. तो इसी तरह जैसे हमारा मुल्तान का जंक्शन क्या कहलाता है, जिसको हम कहते हैं, मुल्तान तो जंक्शन है ही नहीं, मुल्तान के साथ जंक्शन नहीं लिखते, वहाँ लिखते हैं क्या, छावनी लिख देते हैं, छावनी रेलवे स्टेशन जैसे बोल दिया जाता है. लेकिन शेरशाह जंक्शन है और इसी तरह खानेवाल जंक्शन है कि वहाँ पे दो ट्रैक्स को रोड मुड़ जाता है ट्रेन का. तो इसलिए जंक्शन कहते हैं वो जगह जहाँ पे दो चीज़ें आपस में मिलें. एक्सप्लेन कर दिया, इतनी ज़्यादा क्या बात करनी, तो बाकी ये रुक के इसको पढ़ लेंगे, बात मैंने कर दी है. इट वॉज नियर द जंक्शन ऑफ सिटी रोड एंड ओल्ड स्ट्रीट, जहाँ पे सिटी रोड और ओल्ड स्ट्रीट आपस में मिलते हैं, ये जगह वहाँ पे है. तो ये जंक्शन उसको रेफ़र करने के लिए यूज़ हो रहा है. अ शिप सैंक एट द जंक्शन ऑफ द टू रिवर्स लास्ट मंथ, जहाँ पे दो रिवर्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे शिप आके सैंक कर गया, डूब गया. ड्राउन और सिंक में डिफरेंस है. जानदार चीज़ का डूबना ड्राउन कहलाता है और बेजान चीज़ का डूबना सिंक कहलाता है. सिंक, सैंक, संक.
और जी ये वही वर्ड है, उसके सिनोनिम्स आ गए इंटरसेक्शन, जॉइंट, सीम, वेल्ड, ब्रैकेट, हिंज और टेंडन। टेंडन हमारा एमडी कैट का जो पुराना वर्ड था, ये आपके बायो में पढ़ते हैं आप उसको, लिगामेंट और टेंडन, जहाँ पे मसल्स के साथ जुड़ते हैं या मसल बोन के साथ जुड़ती हैं। आपको बेहतर पता है, कनेक्टिविटीज़ के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ जंक्शन का सिनोनिम भी बन गए। लो जी, ये है हमारे सामने कोई न्यू डॉक्टर जिनकी अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है, इंडोनेशिया से हैं शायद। तो जुवेनाइल शक्ल बता रही है, मैंने कौन सा पूछा है उनसे। तो जुवेनाइल कहते हैं जो चीज़ जो नाबालिग होता है, 18 ईयर से कम होता है, कम उम्र हो, ना तजर्बाकार हो, उसको जुवेनाइल कहते हैं। ये फर्स्ट मीनिंग इसका तो बहुत आसान है, जैसे कि जुवेनाइल कार्ड बनाने पड़ते हैं हमें यूएचएस की रिक्वायरमेंट के तौर पे, कि पिछले साल भी उन्होंने रिक्वायरमेंट बना दी थी कि आपका जो फॉर्म बे है वो इस्तेमाल नहीं होगा, बी फॉर्म जिसको कहते हैं, तो वो यूज़ नहीं होगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, जुवेनाइल कार्ड बनवाना पड़ेगा। जिनकी एज 18 ईयर से कम है तो नादरा के ऑफिस से जाके बनवाना पड़ता है। तो वो ये बात तो हमें वैसे ही याद हो जाती है, चूँकि वो कार्ड बनवाने के लिए इतना खज्जल होना पड़ता है कि ये बात तो जुवेनाइल का मीनिंग सारी ज़िंदगी के लिए याद रहता है। तो दूसरा मीनिंग इसका ये, डिस्क्राइब्स वाटर और गैस दैट हैज़ राइजन टू द अर्थ सर्फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ज़मीन की सतह के करीब जो पानी और जो गैस वगैरह आ जाए या कोई फॉसल फ्यूल आ जाए, तो उसके लिए भी हम जुवेनाइल, उसको भी हम जुवेनाइल कहते हैं उस मोमेंट में। तो ये बात याद रखनी है। देयर इज़ अ हाई रेट ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी इन दिस एरिया, वी कैन कर्ब जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी बाय एजुकेशन, ये बात याद रखनी है जी। और यंग, टीनेज, अंडर एज, एडोलसेंट को कहते हैं, फ्रेश को कहते हैं, इमेच्योर को कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जुवेनाइल के बाद, हाँ जी ये जुपैडी लग रहा है मुझे, ख़तरे को कहते हैं जुपैडी। जैसा सीन है वैसे ही पिक्चर कर लें कि यहाँ पे गाड़ी चलाएं कितना मज़ा आता है, और एडवेंचर्स हम टास्क होते हैं जो कि जुपैडी होते हैं, और ख़तरा भी होता है लेकिन मज़ा भी आता है। डेंजर, द क्या है जी, यहाँ पे लाइट पड़ने की वजह से नज़र नहीं आ रहा, द रिस्क ऑफ लॉस, हार्म, डेथ और डिस्ट्रक्शन। चांस ऑफ बीइंग कन्विक्टेड, द रिस्क ऑफ बीइंग कन्विक्टेड व्हेन पुट ऑन ट्रायल फॉर अ क्राइम, कि अगर आपको जेल में डालने की पोजीशन आ जाए, कि अगर आपने कोई क्राइम किया हो और आपको जेल होने वाली हो, तो वो उस मोमेंट में लिए वो जो मोमेंट है वो जेओपार्डी होगा, ख़तरे के हिसाब से। इसके दो मतलब देख लिए हमने। थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आर इन जेओपार्डी, ये जो करंट गवर्नमेंट की बरकत की वजह से जो लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, तो उनके लिए ये फ़िक्रा लिखा हुआ है कि हर तरफ से बर्बादी फैला दी है पकड़ के। द क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम वुड बी प्लेस्ड इन जेओपार्डी, ये भी बहुत आसान बात है, ये दूसरा मीनिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोनों मीनिंग के लिए 1 और 2 सेंटेंसेस हो गए। जेओपार्डी याद रखना है, काफ़ी दफ़ा मैं बोलता इसलिए हूँ कि ताकि वो एटलीस्ट आपको जो फ्रेश बच्चे हैं उनको तो याद हो जाए ना फ़ौरन ही। तो रिस्कीनेस है, पेरिलस कहते हैं वैसे डेंजरस को, और ये डेंजर है तो नाउन है, पेरिलसनेस नाउन बना के यूज़ करेंगे। और प्रिकेरियसनेस है, इंस्टेबिलिटी है, थ्रेट है, मेनेस है, ख़तरे को कहते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। पेरल हो गया नाउन, फिर ये जेओपार्डी ख़तरे के लिए यूज़ करेंगे, ख़तरनाक के लिए फिर डेंजरस हो जाता। ये है जी हमारे सामने कि इनको गिफ्ट मिल गया, इनको नहीं मिले, तो ये हसद की निगाहों से इनको देख रहे हैं। वर्ड कौन सा है हमारे पास, जेलसी है, जो कि हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा इसका। तो जेलस फीलिंग्स और बिहेवियर, जेलस इम्पल्स, एन इंस्टेंस ऑफ फीलिंग जेलसी, बहुत आसान बात है। लव, जॉय, हेट एंड फियर, हेट, फियर एंड जेलसी आर ऑल इमोशंस। ही फेल्ट अ ब्रीफ फ्लैश ऑफ जेलसी, ये इनके लिए ये सेंटेंस है, इन भाई के लिए। ही फेल्ट अ ब्रीफ फ्लैश ऑफ जेलसी, ये इस मंज़र को देखने के बाद। प्रोटेक्टिवनेस है, रिजेंटमेंट है, मिसट्रस्टफुलनेस है, सस्पिशियसनेस है, वेरीनेस है, एनवे तो कहते हैं, एनवियस जिस तरह होता है हसद करना, एनवे आगे हसद, तो सस्पिशन भी है। और बिटरनेस है, डिसकॉन्टेंट है, आपको जितना अल्लाह पाक ने दिया आप उस पर राज़ी नहीं है, बल्कि आप वो डिसकॉन्टेंट हैं। कंटेंटमेंट होता है कि जिसको इनकसारी कहते हैं, कि जो अल्लाह पाक ने दिया उसमें आप खुश हैं तो कंटेंटेड हैं आप, लेकिन अगर आप डिसकंटेंटेड हैं तो आप कहते हैं कि आप में वो एक हसद है जिस वजह से। तो ग्रज है, वॉचफुलनेस है और पोजेसिवनेस है, इसको याद रखेंगे। जेलसी, ये सिनोनिम्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाती है बात, कि थोड़ा इसकी जितनी कॉनोटेशंस हैं वो पढ़ते पढ़ते आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी लगते हैं जो आपको लगता है जैसे उसके सिनोनिम नहीं है, हालांकि वो किसी न किसी एंगल से जुड़ रहे होते हैं। ये वर्ड है हमारे पास जुबिलियंट, हैप्पी को कहते हैं, खुश को कहते हैं। पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ा है जुबली, जैसे कोई आपको फ्री में दे दे जुबली जो चॉकलेट है, तो आप जुबिलियंट हो जाएंगे, इस तरह याद रखेंगे। ट्रायम्फेंटली जॉयफुल, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट डिलाइट ओवर सक्सेस और अचीवमेंट और विक्ट्री, जुबिलियंट कहते हैं। और रेडिकल्स वर जुबिलियंट एट गेटिंग रिड ऑफ हिम, और द फैंस वर इन जुबिलेंट मूड एज दे लेफ्ट द स्टेडियम। ये फैंस पंखों की बात नहीं हो रही, ये किसी के फैंस होंगे जैसे पर्सनैलिटीज़ के फैंस होते हैं। तो ओवरजॉयड और यूफोरिक, थ्रिल्ड,
ट्रांसपोर्टेड मूविंग के साथ है, जो बंदा खुशी में झूम उठे उसके लिए ट्रायम्फल है। और ग्लोटिंग है, क्राउनिंग है, जिसके सर पे ताज आ जाए, इसके ये वाले मीनिंग की बेस पे जुबिलेंट हैप्पी के लिए यूज़ हो रहा है। ऑन क्लाउड 9 है और बहुत हैप्पी। और ये भाई साहब निकर्स पहन के खड़े हैं, तो निकर्स क्या हैं जी, हमारा वर्ड है एमडी कैट का। और ट्राउजर्स एंडिंग अबव द नी, वो निकर्स होते हैं स्पेशल। दे वर ड्रेस अलाइक इन ब्लू जर्सी एंड निकर्स एंड ही वॉज अफ्रेड दैट हिज निकर्स माइट हैव बीन शोइंग। ये बात बहुत आसान है, सिनोनिम्स देख लें इनके, ब्रेक लगा के, सारे बड़े आसान हैं, पढ़ लीजिएगा इनको। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। निकर्स के बाद हमारा वर्ड है, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, आपकी बच्चों की जो बचपन के खिलौने पड़े हैं सारे, तो बच्चों के खिलौनों को हम क्या कहते हैं, निक नैक कहते हैं। घर की छोटी मोटी चीज़ों को कहते हैं निक नैक। उसी तरह डबलिंग हुई है साउंड की। अ स्मॉल इनएक्सपेंसिव मास प्रोड्यूस्ड आर्टिकल, स्मॉल फिगर और ऑर्नामेंट, आर्टिकल जो घर में छोटे छोटे चीज़ें हैं उनको कहते हैं। अ स्मॉल डेकोरेटिव ऑर्नामेंट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड निक नैक। यू हैव अ चाइनीज निक नैक हैंगिंग ऑन योर रेयर व्यू मिरर। ही प्लेड निक नैक ऑन माई हाइव। तो ये निक नैक वो इधर हरकतें करना और हैप्पीनेस के लिए, तो इस वजह से। तो मिनिएचर, नोशन, एम्बेलिशमेंट, ट्राइफल, सोवेनियर जो होती है, और जो टॉय वगैरह घर के लिए बच्चों की खेलने की चीज़ें, गैजेट और डिवाइस के साथ भी जोड़ दिया हमने इसको, निक नैक याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जी, ये क्या कर रहे हैं, ये जंग पे जा रहे हैं भाई साहब। तो वर्ड है हमारे पास कौन सा, लिडिक्रस। हाँ, फ़नी को कहते हैं लिडिक्रस, अहमकाना, मज़ाहिया, और ह्यूमरस को कहते हैं, और एक्सटेंसिवली ह्यूमरस। सो अनरीजनेबल एज टू कॉज कंटेम्पचुअस लाफ्टर, कि आपको थोड़ा सा हंसी भी आ जाए और खिलखिला के आप तंजिया अंदाज में हंस पड़ें कि यार ये क्या हरकतें कर रहा है बंदा। इट वॉज लिडिक्रस टू सजेस्ट दैट द विजिट कुड बी केप्ट सीक्रेट। द होल आइडिया इज़ एब्सोल्युटली लिडिक्रस। तो मज़ाहिया और अहमकाना को लिडिक्रस कहते हैं। एब्सर्ड, फुलिश, इन एन पुराना एमडी कैट वर्ड था 14-15 का, 2014-15 का। इनैनिटी दोनों वर्ड्स होते थे। तो वो तो अहमकाना अंदाज में जिसका दिमाग खाली होता है उसको कहते हैं, थोड़ा पागल, फुलिश सा, उसको कहते हैं लिडिक्रस, याद रखेंगे। लास्ट वर्ड है जी आज का, लड़खड़ाना, मुश्किल से चलना। वर्ड है हमारे पास लिम्पिंग। लिम्प आप पढ़ते हैं, वो जो लाइन वाली स्टोरी नहीं है, लाइन और मैन वाली, उसमें हम पढ़ते हैं कि वो लाइन के जो कांटे लग गए थे, उसके बाद वो लिम्पिंग कर रहा था। लिम्पिंग लड़खड़ा के चलने को कहते हैं। टू वॉक विद एन अनइवन स्टेप बिकॉज ऑफ एन इंजरी और डिसेबिलिटी। प्रोसीड विद डिफ़िकल्टी। टू मूव और कंटिन्यू विद ग्रेट डिफ़िकल्टी इज़ कॉल्ड एज अ वर्ब। लिम्प है और वो जेरेंडिव, उसका नाउन लिम्पिंग बन सकता है। He offered a limp hand to shake. She was not impressed by his limp handshake. ये दोनों में हैंडशेक को यूज़ कर लिया, बाकी कहीं पे भी हाथ लड़खड़ा रहा हो, कांपता हुआ हाथ, तो इस वजह से लिम्पिंग कहा जा रहा है। तो चलने फिरने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ये उसके सिनोनिम्स हैं, हॉबल, वॉक विद अ लिम्प, वॉक विद डिफ़िकल्टी। हॉबल हमारा वर्ड आगे आएगा भी मेरा ख्याल है, लड़खड़ा के चलने के लिए। तो वॉक हाल्टिंगली है, रुक हिचकिचा के लड़खड़ा के चलना, और फ्लेक्सिड है, ग्रुपिंग है, सैगिंग है। हॉबल वो पहले भी आ गया, यहाँ पे भी लिखती है, दो डबलिंग होगी। तो लाइफलेस को कहते हैं कि लड़खड़ा के चलना, तेज़ी से ना चल पाना, और इस वजह से भी इसका मीनिंग लाइफलेस के साथ जुड़ रहा है। तो वर्ड हमारे पास कौन सा है, लिम्प है, जिसको हमने देखा है। तो ये जी हमारे पास आज के वर्ड्स थे। अगर हम इनको एक मोमेंट में रिवाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ज़रा देखें, ज़रा लिम्पिंग हो गया ना, अभी रिवाइज़ किया हमने। लिम्पिंग से पहले क्या था, लिडिक्रस था। और फर्स्ट मीनिंग याद कर लें, आपका मसला इस राउंड वाला हल है। सेकंड राउंड में जब हम देखते हैं चीज़ों को तो और ज़्यादा कीनली देखते हैं, लेकिन अब आपका फर्स्ट जो फ्रेश बच्चे हैं उनके लिए तो फर्स्ट मीनिंग कभी नहीं भूलना चाहिए। लिडिक्रस ये पिक्चर के साथ जुड़ा है, फिर उसके बाद पिक्चर के साथ वर्ड तक पहुँचे तो मीनिंग हर चीज़ का ऐसा पक्का हो गया कि लिडिक्रस, रिडिकुलस और लिडिक्रस दोनों के सिनोनिम्स से भी सेम हो जाते हैं, मीनिंग भी सेम हो जाता है, साउंड भी सेम है। इस वजह से निक नैक बड़ा आसान है, बच्चों के खिलौने और घर की छोटी मोटी चीज़ों को निक नैक कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास वर्ड है निक नैक के अलावा निकर्स, बड़ा आसान वर्ड है। जुबिलेंट हैप्पी को कहते हैं। जेलसी वो पता है हमें, जो हमें सबसे ज़्यादा होती है। और जिपैडी है, ख़तरा है, इसको देख लेना हमने। जुवेनाइल कहते हैं जो नाबालिग है, और जो बंदा ना तजर्बाकार है उसको जुवेनाइल कहते हैं। दूसरा मीनिंग भी देखना है इसका। और फिर जो जंक्शन है, जहाँ दो चीज़ें आपस में मिल रही हों, जंक्शन तो हम जो ट्रेन ट्रैवल करते हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेबरेंथ कहते हैं भूल भुलैया, और जहाँ पे आप गुम हो जाएं। और लाइकलीहुड है इम्कान, एक चीज़ के वकूफ़ पज़ीर होने का इम्कान। नैक कहते हैं महारत, सलाहियत, काबिलियत। और उसके पहले किंडर्ड कहते हैं फैमिली में जो रिलेटिव्स होते हैं। किंडर्ड बड़ा आसान वर्ड है, पिक्चर उससे भी खूबसूरत है। जुडिशल, विजडम से रिलेटेड और कानूनी और समझबूझ से भरपूर। और जजमेंट कहते हैं एक जो हमारी विजडम है उसको कहते हैं, हमारे फैसले को कहते हैं, और जो दिमाग लगा के करना पड़ता है, इसलिए डिसर्नमेंट भी कहते हैं। डिसर्नमेंट विजडम से रिलेटेड है।
अच्छा जी, इससे पहले क्या था हमारे पास, इनपर्सेप्टिबली, पता लगे बगैर, एक चीज़ को पता लगे बगैर आप उसके चीज़ को सोच ना पाएँ और वो काम हो जाए, आप उससे रिलेटेड आपको कोई क्लू ना आपके पास तभी तक पहुंचा हो, तो इनपर्सेप्टिबली है। और बहुत आसान था। इनटॉलरेबल उससे भी आसान है, पिक्चर भी बता रही है, और बच्चों वाला वर्ड है। इंडस्ट्री के दो मतलब हमने देखे हैं। फिर उससे पहले हमने इंटेंटली देखा है, इरादे के साथ, प्लानिंग के साथ। और इंटेंटली से पहले हमारा पहला वर्ड था इंसिनुएट, समझाना, इशारा करना, पिन पॉइंट करना, एक चीज़ की तरफ गाइड करने के लिए वर्ड यूज़ होता है। लेकिन जी ये हमारे पास सारे सिनोनिम्स थे आज के वर्ड्स के। तो जितनी दफ़ा, एक दफ़ा नहीं सुना तो अच्छे से दोबारा सुन लें, और इंशाल्लाह ताला ये वर्ड्स तो कभी नहीं आप भूलने चाहिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट, अब हम बुक रीडिंग पे कल बात करेंगे। तो क्यूमुलेटिव को प्रिपेयर करते रहें साथ, और साथ ये लाजमी सुने और इनके नोट्स अलहदा से कंपाइल करते रहें। बेस्ट ऑफ लक जी फॉर योर फर्स्ट क्यूमुलेटिव। अल्लाह हाफिज़।